हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, एमपीपीएससी ने 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और नोटिफिकेशन रिलीज जैसा ही होता है, हर एक बच्चे की दिवाली, राखी, होली, सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो होता है वैकेंसी। हम वैकेंसी आएंगी, प्रिपरेशन करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन वैकेंसी, सिलेक्शन और सपने, इनके बीच में ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जिसे आप लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी, जिसे आप लोग कहते हैं रास्ता। रास्ता इंपॉर्टेंट क्यों है? समझिए। मुझे अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए दिल्ली जाने वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा। मुझे उस व्हीकल में बैठना पड़ेगा जो मुझे दिल्ली पहुंचा दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं चलना शुरू कर दूं और मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। सेम कहानी यहां पर होती है। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, पेपर को समझने के लिए एक बेहतर रणनीति अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर राइट डायरेक्शन में नहीं की है तो बेटा आज के समय पे पेपर क्वालिफाई करना तो मुश्किल हो गया है। हम इसी रणनीति को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। देखो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आपका जो पेपर है ये 17 दिसंबर को होने वाला है। ये जो पीटी का हमारा एग्जामिनेशन है बेटा, ये कब होगा? ये 17 दिसंबर को होगा, 17 दिसंबर 2023। अगर मैं आज से मोटा मोटा एक अनुमान लगाता हूं तो हमारे पास अप्रोक्स 90 डेज हैं, 90 दिन हैं। और इन 90 दिनों में से कुछ ऐसे दिन निकाल देते हैं जहाँ कुछ इमरजेंसी आ जाती हैं, आपका कुछ तबीयत का इशू हो गया या कुछ और हो गया। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत परफेक्ट डेज देखे जाएं तो 80 दिन तो आपके पास हैं। कैसे आप इनका बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं उसी को समझते हैं। तो बच्चे पार्टी, सबसे पहले जो टिप्स है ना, वो मेरे दो टिप्स हैं। आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको समझिए। और समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है सिलेबस। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है, आप सिलेबस को देखिए। और दूसरे, भले आप 2 दिन का समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीवाईक्यू 2014 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं प्रीलिम्स के, एमपीपीएससी के, सारे पेपर का एनालिसिस करना है। बच्चे देखो, ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस खुद से करना है। टीचरों की एनालिसिस देखने के लिए आप लोग चले जाते हैं तो वहाँ उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता है जितना आप खुद से ले सकते हैं। मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे किसी रेसिपी को बनाना है तो उस रेसिपी को खुद से बना के सीखना पड़ेगा, तब जाके बेहतर बना पाऊंगा। अगर मैं उसको सिर्फ हमेशा यूट्यूब पे जाके देखूंगा तो फिर वो उतनी बेहतर नहीं बनने वाली है। तो बच्चा पार्टी, आपको यही करना है, आप इसका एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस के बाद आप देखिए कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है और ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको आप थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे तो भी चल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ के जाना है, लेकिन कम प्रायोरिटी अगर आप देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले जो दो काम है बच्चा, वो क्या है? वो ये है कि पहले तो आप पूरे सिलेबस को देखेंगे। उस सिलेबस में देखना ये है कि भले आप बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनमें से ऐसा क्या है जो आपकी रेंज का है, इनमें ऐसा क्या है जो आपके इंटरेस्ट का है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप कॉमर्स वाला देखिए, आर्ट्स हैं, साइंस, अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि किस में इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। और उसका तीसरा हिस्सा देखिए कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको परेशान कर सकता है। तीन चीज़ें आपको सिलेबस से यहाँ पे निकालनी है जो आपके टास्क को कवर करने में बहुत हेल्प करेगा। पीवाईक्यू से उन बच्चों को बहुत हेल्प लग जाएगी जो पहली बार पेपर दे चुके हैं, दूसरी तीसरी बार इनका पेपर है। तो आप ये देखिए कि कौन सी गलतियां कर रहे हैं, पेपर कहाँ से आता है और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, उसके एनालिसिस कीजिए। और जो नए बच्चे हैं उनको ये भी पता चल जाएगा कि हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में से लगातार टाउन प्लानिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा फोकस टाउन प्लानिंग सिस्टम पे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऋग्वैदिक पीरियड से वो वेदास के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारा जो फोकस है ये वेदास पे होना चाहिए। ये बिगिनर बच्चे भी पीवाईक्यू से सीख सकते हैं। तो पहले जो दो टास्क हैं बच्चे आपके क्या है? एक है सिलेबस और दूसरा है पीवाईक्यू एनालिसिस। ये जब आप कर लेते हैं ना, ये करने के बाद बच्चे आपको एक दिन का टाइम लेना है। हमेशा ये चीज आप लोग याद रखिए, एक दिन का टाइम लीजिए, पूरा एक दिन का टाइम लीजिए। और इस एक दिन के टाइम में आप ये सोचिए कि आप ये क्यों करने जा रहे हो।
क्योंकि 90% बच्चे ना सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। आप पूरा समय लीजिए और उसमें यही सोचना है कि क्यों करने जा रहे हो। अगर करने जा रहे हो तो फिर आप इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, मतलब आपके पास कोई भी वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है कि आप पीछे लौट के देखो, आप बहाने बनाओ, आपको करना ही करना है इसको। क्लियर है? और इस एक दिन में आपको ये भी ट्राई कर लेना है कि किन सोर्सेस के साथ आप जाने वाले हो। सोर्सेस में बेटा हमेशा 3 चीजें आती हैं। एक तो आपके पास आते हैं टीचर, अगर आप टीचर के साथ जाना चाहते हो तो डिसाइड कर लीजिए कौन से टीचर आपके पास रहेंगे। दूसरा, आप आपकी जो बुक्स हैं, इन बुक्स को डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, और इसी के साथ में हमें नोट्स किस मैनर में बनाने हैं। 17 टीचर, 17 किताबें, 17 प्रकार के नोट्सों के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें आप 2 दिन का समय लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये कौन सी बातें कर रहे हैं, इतना तो टाइम नहीं है। दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी प्रिपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा आप यहीं से सीख जाएंगे। टीचरों को एक दिन में डिसाइड कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा अभी तक कि किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़िए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, वो किसी भी संस्थान का हो सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन उस पर भरोसा कीजिए। मंदिर जाते हो ना, भरोसे के साथ जाते हो, फादर पे ट्रस्ट होता है कि वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फादर हैं, आपको सिखाया गया है आपके साथ गलत नहीं करते हैं। तो टीचरों को भी ऐसा तलाश कीजिए जो आपके साथ गलत नहीं करें, या जिनका आपको समझ में आए, उन टीचरों पर विश्वास कीजिए और उनके गाइडेंस को फॉलो कीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्या करना है, देखो आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, आप इसको 2 फेज में डिवाइड कीजिए। 2 फेज में जो सिलेबस है, इस सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा रहता है जिसे हम लोग इम्पॉर्टेंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट की जगह मैं अगर इसको यहाँ पे लिख दूं कि ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मतलब क्या हुआ सर, हिंदी इंग्लिश लिख दिया, हाँ। इम्पॉर्टेंट या हिंदी वाले बच्चे से महत्वपूर्ण कहते हैं। और सेकंड आप यहाँ पे बनाइए कि आफ्टर दैट हमें इस पे फोकस करना है। मतलब पहले ये वाला सिलेबस कवर करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। बच्चे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो देखो समझो, आपको बहुत फोकस करना है एमपी जीके पर। जितना ज़्यादा आपको एमपी जीके में अच्छे सवाल करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में गलत करने की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है एमपी जीके। इसके बाद आपको फोकस करना है किस पे, देखो यूनिट 10 विच इज़ नॉन एज कमीशन। यूनिट 10 को आप लोग कमीशन के नाम से जानते हैं, आयोग के नाम से जानते हैं। यहाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जियोग्राफी भूगोल, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे सेगमेंट हैं, और पॉलिटी, जिनको आप किसी भी कंडीशन में गलत करने की गुंजाइश आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यूनिट नंबर आपका 4th यहाँ पे कवर हो जाता है, और पॉलिटी की बात करते हैं तो यूनिट नंबर आपका 6 यहाँ पे कवर हो जाता है, और एमपीजीके की बात करते हैं तो 1, 3 और 5, 3 यूनिट, 4, 5 और 6, ये टोटल जो 6 यूनिट है ना बच्चे, ये आपके पेपर का पूरा रास्ता क्लियर करते हैं। रास्ता क्लियर करते हैं मतलब क्या है सर, आप यहाँ पे देखोगे कि 60 से लेके 65 के आसपास जो क्वेश्चन है ना, 60 से 65 क्वेश्चन बच्चे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, और इनमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर करनी है, क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हो, सीखा जा सकता है। सीखना कैसा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले आप टारगेट सेट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 6 यूनिट लिख दी, आप एक साथ 4 यूनिट को लेके चल सकते हैं, या एक साथ 5 यूनिट को लेके चल सकते हैं, कि अगले 1 महीने में मेरा जो टारगेट होगा, अगले जो 30 डेज मेरे यहाँ पे रहेंगे, वो मैं 5 यूनिट को कवर करके रहूंगा। सर वो 5 यूनिट कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चे, वो 5 यूनिट आपके पास ये रही हैं, पहली, तीसरी, पांचवी, यूनिट 10, और इसी के साथ में यूनिट 6 जिसमें आपका पॉलिटी है। पहले आप इनको कवर कीजिए, अगले 1 महीने में, मतलब 30 दिन में, ये 5 यूनिट आपकी ऐसी कवर हो जानी चाहिए कि फिर किसी भी गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहे। मतलब अगर ये आपके ऑफिशियली देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है, 50 से 55 क्वेश्चन है, इनमें
गलत कर सकते हो तो 2 से 3 सवाल गलत कर सकते हो। 1 महीने में पूरा इनको पढ़ डालो, कैसे पढ़ना है बताने वाले हैं, पर ये कवर कीजिए। और अगले 1 महीने में, जैसे आज आपके पास कितनी तारीख है, 14 सितंबर है, मतलब मैं अगर 15 से भी मान लेता हूँ, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप इस पूरे को कवर कर दोगे। और फिर अगर हम यहाँ पे एक टारगेट सेट करते हैं, 15 अक्टूबर से लेके जो 15 नवंबर तक का आपका टाइम है, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, देखो हिस्ट्री में ना कोशिश कीजिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। हिस्ट्री वाले सेगमेंट पे आपको कोशिश करनी है मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। जियो वाले सेगमेंट में आपको फोकस करना है कि जो हमारा वर्ल्ड जियो वाला सेगमेंट है, आप इस वर्ल्ड जियोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी पे। और इसी के साथ में आपका जो यूनिट 9 या 7 दोनों में से आप किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिट 9, यूनिट 7 दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। अगर दोनों को साथ में लेके चलते हैं बच्चा, तो ध्यान रखिए कि 15 नवंबर तक आपका लगभग 90% सिलेबस कवर हो गया है। और 15 नवंबर से लेके जो 30 नवंबर का आपके पास टाइम रहेगा, 15 नवंबर टू 30 नवंबर, यहाँ आप ले सकते हैं पूरा रिवीजन। एक साथ पूरा रिवीजन आप यहाँ पे करना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर जब आपका 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का टाइम रहेगा, वहाँ 2 से 3 बार पूरा रिवीजन कीजिए। और जो करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से पढ़िए। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया, फिर से बोलता हूँ। देखो दोस्त, पहले ना उन सरल चीज़ों को कवर करो जो आपसे बहुत आसानी से कवर हो सकती हैं, जिनमें कम मेहनत लगेगी, जिनमें कम समय लगेगा। क्योंकि बच्चे जब 50% सिलेबस कवर हो जाता है ना एग्जाम का, 50 से 60%, तो एक एडवांटेज मिलता है। मेंटली हम बहुत फ्री हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा बर्डन आपका कवर हो जाता है कि मैंने 50-60 नंबर का कर लिया है, अगर यहाँ से मैं 25 नंबर भी कर लूंगा ना 50 में से, तो 75 के आसपास हो जाएंगे और मैं अब सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो जो कमी रह रही होती है ना, उस कमी को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाता है। तो बच्चे प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले सिंपल चीज़ें, और फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपको सरल लगता है आप उसको पढ़ते चलिए। कोई चीज़ कठिन लगती है, जैसे किसी बच्चे को यूनिट 9 कठिन लगती है, आप उसको पूरा एक एक सेटअप जमा लीजिए कि अगले 60 दिन में एक एक टॉपिक भी पढ़ूंगा तो आराम से कवर हो जाएगा। अगर यूनिट 7 कठिन लगती है तो आप अगले 60 दिन का उसका सेटअप जमा लीजिए कि एक एक घंटे भी पढ़ूंगा तो भी कवर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, एक आध यूनिट हर एक बच्चे को कठिन लगती है, टेंशन नहीं लेना है, वर्डन नहीं लेना है। बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बच्चों के साथ दिक्कत क्या है। देखो मेजर प्रॉब्लम का है दोस्त, अगर मैं मेजर प्रॉब्लम की बात करूं तो प्रॉब्लम का है, देखो भाई हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हर एक बच्चे के साथ ना कहीं दिक्कत है। जैसे 3 यूनिट में आपको बता देता हूं जिसमें हर एक बच्चे को दिक्कत आती है। पहली एक यूनिट है यूनिट 1, जिसे आप लोग एमपी हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जबकि ये हिस्ट्री नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। फिर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है यूनिट 7, जिसे आप साइंस एंड टेक के नाम से जानते हैं। और एक सभी बच्चों को परेशान करता है यूनिट यूनिट 9, जिसे आप लोग आईसीटी के नाम से जानते हैं। ये 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें से हर बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी है। किसी को 1 में है, किसी को 7 में है, किसी को 9 में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 यूनिट में भी दिक्कत है। आप उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। मतलब क्या है, देखो बच्चा, यूनिट 1 में सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यहाँ और बहुत कुछ भी है। यहाँ ट्राइब है, यहाँ आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, यहाँ आपकी स्कीम्स है, यहाँ पर्सनालिटी है। आप इनको धीरे धीरे कवर करते चलिए ना। अगर यूनिट 7 में दिक्कत है तो वो देखिए, जैसे बायोलॉजी सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, पॉल्यूशन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री परेशान कर रहा है ना, नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। अगर आप किसी यूनिट का 50 to 60% सिलेबस भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, दोनों का 50-50 भी कर लिया, तो भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे ई गवर्नेंस है, रोबोटिक्स, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सरल हैं, जो हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हम 90% सिलेबस जो हो सकता है, उस 90% की चिंता नहीं है। जो 10% सिलेबस है, पूरे टाइम हम इसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है। जबकि तरीका ये कहता है कि आप
जिस तरफ जाओगे वो आपको मिलेगा। अगर समाधान की तरफ जाओगे तो समाधान मिलेगा, और अगर प्रॉब्लम की तरफ जाओगे तो प्रॉब्लम आपको हाथ लगने वाली है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों से, एक आध यूनिट सबसे नहीं बनती है। हाईएस्ट जो टारगेट आपका हो सकता है 80। कितना भी सरल पेपर आए, इससे ऊपर जाना बहुत कम चांसेस है। तो 80% लाया जा सकता है। 8 यूनिट भी अगर आपसे बनती हैं, अगर 2 नहीं बनती हैं, देखो पूरी तो ऐसा नहीं किसी से बनती ना हो, कुछ तो 2-4 नंबर तो वहां से लेके आओगे, तब भी 80 नंबर लाना सरल है। लेकिन एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, सॉल्यूशन वाली अप्रोच रखनी है। पूरे टाइम नेगेटिविटी को नहीं फैलाना है, सर ये नहीं बनता, सर वो नहीं बनता, हमसे तो होगा ही नहीं, हमारा तो होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब नहीं सोचने। क्योंकि अगर अंधेरा देखूंगा तो अंधेरा मुकम्मल होगा, नजर उजाले की तरफ होगी तो मुकम्मल मुझे मेरा सारा जहां होगा। तो जिधर आप देखोगे ना बच्चे, वही आपको मिल जाएगा। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसको आप ब्रेक डाउन करना शुरू करो, उसको तोड़ना शुरू करो। जैसे ही आप तोड़ोगे वैसे ही सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा। क्लियर है? अब देखो, जैसे कोई भी बेटा यूनिट है या हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस के ना 2 हिस्से होते हैं। अगर आप कभी इस सिलेबस को देखोगे ना दोस्त, तो इस सिलेबस के ना 2 हिस्से होते हैं। एक चीज ऐसी होती है जहां सिर्फ आपको फैक्ट ही फैक्ट देखने को मिलेंगे जहां सिर्फ आपको फैक्ट ही फैक्ट देखने को मिलेंगे। और एक ऐसा पोर्शन होता है जहां कंसेप्ट आ जाते हैं और इन कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे, अगर मैं सिलेबस के जो फैक्ट हैं इन फैक्ट की एक स्ट्रेटजी बना लूँ, कि मैंने काम करना है। देखो, जैसे आप सबको पता है बच्चे कि नेशनल पार्क से ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो नेशनल पार्क एमपी का हो सकता है, वो नेशनल पार्क कहीं और का हो सकता है। तो तरीका क्या है ना बच्चे, तरीका ये है कि पिछले 1 साल में जो न्यूज़ में रहे हैं, नेशनल पार्क या कोई स्टेट जो चर्चा में रहा है, आप इनके यहाँ की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लीजिए। सेम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। अगर हम देखें जैसे मिनरल्स है बच्चे, मिनरल्स, तो मिनरल्स में आजकल एग्जामिनर परंपरागत सवाल नहीं पूछ रहा है। क्या पूछता है? वो रैंकिंग पूछता है कि भाई कौन कहाँ पे रैंकिंग है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इस रैंकिंग को इंडिया की भी देख लें, भारत को देख लें कि भाई भारत कहाँ पे आता है, और जो पर्टिकुलर स्टेट है इनमें पर्टिकुलर मिनरल्स में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी देख लें, और एमपी कहाँ आता है वो इससे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो हिस्ट्री में जो वॉर हैं, लड़ाइयाँ हैं, इनको आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, समय लगेगा। जैसे पॉलिटी में जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, समय लगेगा। आप ऐसा टेबल कंटेंट इकट्ठा कीजिए और डे बाय डे उनको डिवाइड कर दीजिए कि हम 5 दिन में ये कवर करेंगे, पर्सनालिटी कवर कर लेंगे, नेशनल पार्क, 5-5 दिन में सारे सेगमेंट को डिवाइड कर दीजिए। ऐसे 20 के आसपास इंपॉर्टेंट सेगमेंट होंगे जिनको आप बहुत आसानी के साथ कवर कर लेंगे, और इनसे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो कंसेप्ट को आप लर्न कर रहे हैं ना, उसको चलने दीजिए, उसको ब्रेक डाउन आपको नहीं करना है, करते रहिए और देखेंगे कि रिजल्ट आपको मिलेगा। 2-3 चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हो। तो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे, एक बार नया ना पढ़ो चलेगा, लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करोगे बच्चे तो नहीं चलेगा। रिवीजन आपको जरूर करना है। अब बच्चे रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन प्लस एमसीक्यू। मैं आपको बताता हूं बच्चे क्या करते हैं। सुबह पढ़ा, दोपहर में रिवीजन कर लिया, शाम को सवाल लगा लिए। नहीं करना है, नहीं करना है। देखो रिवीजन ना, जैसे आज आपने जो पढ़ाई की है ना टुडे, आज आप इसको जितनी बार भी पढ़ रहे हैं ना, ये रिवीजन नहीं है, ये इसकी पढ़ाई है, ये इसकी लर्निंग है। आप अब इसको रिवाइज करेंगे 3 दिन बाद, ठीक है? आप इसको याद करेंगे 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज आप इसको रिवाइज करेंगे। चलो 3 डेज में सर बहुत हो जाएगा, तो आप कर लेते हैं 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़, आफ्टर 1 डे आप इसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन बच्चा कैसे करेंगे 1 डे? तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका है बच्चे,
सबसे पहला तरीका है माइंड मैपिंग। माइंड, कोई भी डेटा बच्चे मैंने पढ़ा है ना, अगर मैं इसको माइंड में रिकॉल कर पा रहा हूँ, अपने मस्तिष्क में सोच पा रहा हूँ, तो मुझे नोट्स उठाने की जरूरत ही नहीं है। माइंड मैपिंग अगर करने में दिक्कत आ रही है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नोट्स मेकिंग करूँ। मतलब एक ब्लैंक पेज लिया, उस पर उसके बारे में चीज़ें लिख के देखूं जैसे जैसे टीचर ने बोर्ड में लिखाई हैं। और तीसरा तरीका बच्चा इसका जो है वो है एमसीक्यू। क्या करें, एमसीक्यू। ये प्रॉपर तरीका आपको अपनाना है। एक दिन बाद फिर आप इसी तरीके से माइंड मैपिंग कर सकते हैं, 3 दिन बाद आप कर सकते हैं, 5 दिन बाद। अगर आपने 2-3 बार पूरा रिवीजन कर लिया तो बच्चे फिर आप चीज़ों को कभी नहीं भूल पाएंगे। और एमसीक्यू हमेशा 2-3 दिन बाद लगाया करो। आज जो पढ़ रहे हो उसी के एमसीक्यू लगाएंगे, सबसे बन जाएंगे। 3 दिन बाद एमसीक्यू लगाओ, 3 दिन बाद एमसीक्यू लगाओ, और बार बार फिर आप उसको चेक करते रहो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। और एमसीक्यू हमेशा कैसे लगाओगे, ओएमआर सीट के साथ में 50-100 एमआर खरीद लो, उनमें ही लगाओ। अगर 10 सवाल भी लगा रहे हो तो ओएमआर में लगाओ। एक बार पेंसिल लगा लो, साफ करके दोबारा पेंसिल लगा लो, तीसरी बार पेंसिल लगा दो, आपके पैसे ही बच जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो रिवीजन कब कैसे करना है, 1 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 5 दिन छोड़ के, 3-4 बार रिवाइज कर लो। तरीका क्या होगा, माइंड में सोचेंगे अकबर कब जन्म हुआ, कब मरे, कब लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब माइंड में चलना चाहिए। अगर नहीं चल पा रहा है तो पेन पे लिख के देखो, नहीं लिख पा रहे हो तो सीधे सवालों के पास चले जाओ। रिवीजन मतलब ही नहीं होता किताबें खोल के बैठ गए, नोट्स खोल के बैठ गए, टीचर का लेक्चर खोल के बैठ गए, नहीं, ऐसा रिवीजन नहीं होता बच्चे। रिवीजन के लिए ये वाली स्ट्रेटजी आपके यहाँ पे अपनाना है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके सेलेक्ट होने को या आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई, चलो। इसके अलावा देखो, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपकी सफलता के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी। मैंने अपनी लाइफ में ना इस पे बहुत काम किया है, बहुत काम। अगर भाई मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं सकारात्मक होकर कोई काम कर रहा हूँ तो इसके रिजल्ट मुझे सकारात्मक मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बबूल का पेड़ लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे ना। आम तो उम्मीद नहीं कर सकता, और अगर आम का पेड़ लगाऊंगा तो कितनी भी उम्मीद करूं कांटे मिलने की, आम जरूर मिल जाएगा, भले वो एक मिले। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर नेगेटिव अप्रोच के साथ चलोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये गांठ मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी नहीं होता सिलेक्शन। दूसरा, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आजकल बच्चे क्या हुआ है ना, ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं किसका होता है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, ठीक है। तीसरा, देखो, लोगों के लिए नहीं पढ़नी है। डोंट टू स्टडी फॉर पीपल, फॉर अदर। अरे तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, बहुत आए तुम जैसे, बहुत चले गए। किसी को मत बनाइए, मत बताइए, मूर्ख बने रहिए। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पूरी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। लोगों से डिस्टेंस बना के रखनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। सबके जीवन में परेशानियां हैं, सबके जीवन में दिक्कतें हैं, भरोसा रखो, और भरोसा रखोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अब लास्ट में 2 बातें और बता देता हूं। सबसे पहले देखो बच्चा, शॉर्ट नोट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा, लास्ट टाइम पे ये बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, इसका तरीका आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जो तरीका होता है उससे समझ में आता है। देखो, जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, इस टॉपिक में 80% चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। 80% जो फैक्ट होते हैं ना बच्चे, ये सिंपल होते हैं, ये लगभग 1-2 रीडिंग में सबको समझ में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो 20% चीज़ें हैं ना, ये बड़ी टफ होती हैं, ये 2-4 लर्निंग में भी समझ में नहीं आती हैं। तो जो 1-2 चीज़ें 1-2 बार में, 3 बार में आपको याद हो गई, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो याद नहीं हो रहा है ना, उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो जो 20% आपका टॉपिक है, इस 20% टॉपिक को आप यहाँ पे लिखते चलो, लिखते चलो। आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा डेटा तैयार हो जाएगा। पेपर के पहले इसको माइंड में रिकॉल करते रहो और इसको देख देख कर रिकॉल करते रहो। आप देखेंगे कि सब कुछ आपसे बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ, ध्यान रखना। और क्या कर सकते हैं सर, देखो, जब भी आप किसी टॉपिक की स्टडी करते हैं ना, आप इसको 2 फेज में पढ़ो। पहली बार अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दो, पूरा पोटेंशियल जितना पढ़ सकते हो पढ़ लिया। अब पूरी ईमानदारी से चेक करो कि इसमें ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो बची हुई हैं,
जो आपसे नहीं बन रही हैं, जो नहीं बनी ना उसको और पढ़ो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने का मन बहुत करता है, और जिस दिन आपने छोड़ना छोड़ दिया ना उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए और सकारात्मक बने रहिए। मंजिल मुकम्मल हो ही जाती है अगर हम लगातार यत्न करते रहें। हारते वो लोग हैं अक्सर जो सिर्फ बहाने खोजते हैं। ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। ठीक बच्चा पार्टी, आई होप कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ना यूनिट से बताता हूँ कि आप कैसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए। देखो भाई, जैसे ये पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब जो बच्चा है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा पूरे टाइम यहीं उलझा हुआ है। अरे सर ये नहीं बन रहा है हमसे, सर हमसे ये नहीं बन रहा है। ये पहली यूनिट के दो हिस्से हैं ना, इसको हिस्ट्री मान लिया है, और इसके चक्कर में 60-60, 70-70, 80-80 घंटे की क्लासेस देख रहे हैं 4-4 टीचरों की। यार अगर एक आध सवाल नहीं भी बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको स्मार्टेस्ट तरीका बताता हूँ क्या करना है। बच्चे देखो, अभी एमपी में इलेक्शन है, और आप सबको पता है कि मामा जी का फोकस दो ही जगह है, या तो ट्राइबल पीपल है या महिलाएं। तो आपको बहुत सिंपल सा पता चल गया है कि जो ट्राइबल हमारी पर्सनालिटी है, इन ट्राइबल पर्सनालिटी और हमारी जो महिला लीडर रही हैं, इन महिला लीडरों को आप याद कर लीजिए। दोनों चुने 15-20, 15-20 होंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, पूरे राजवंश पढ़ने ही नहीं है। ट्राइबल और स्पेसिफिक विमेन जो लोग हैं, बस इन्हीं के बारे में पढ़िए। इनसे संबंधित जो प्लेस है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे पास एमपी में इतिहास में प्लेसेस की संख्या 15 से 20 ही होगी जो इंपॉर्टेंट होंगे, प्री हिस्ट्री से रिलेटेड हों, या किसी जनजाति व्यक्ति से संबंधित हों, या कोई यहाँ पे हमें वो मिला हो। जैसे आप बात करते हैं ना, शिलालेख मिलते हैं आपको, या हम लोग देखते हैं कोई गुफा हो। इस तरीके से आप चीज़ों को हाईलाइट करना स्टार्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे त्योहार है, आपको सारे त्योहार नहीं पढ़ने, जैसे लोक संगीत है सारे नहीं पढ़ने। कोशिश कीजिए वो जो ट्राइबल से रिलेटेड है, ये नहीं बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, देखिए क्या इनमें कोई है जो महिलाओं के बारे में लिख रहा है, या जो साहित्य से, जो जनजातियों से रिलेटेड साहित्य। क्या इलेक्शन है, क्वेश्चन बनेंगे। धार्मिक पर्यटन स्थल बहुत सिंपल है, बन जाते हैं। प्रमुख जनजातीय व्यक्तियां, जनजाति भी आ जाएंगी, और ये रही जनजातियां। अब देखो जनजातियां तो भाई छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन आजकल सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें कुछ उपनाम जैसी चीजें चलती है ना, वो पूछ रहा है। तो ऐसी चीजों पर फोकस कीजिए जो ट्रेंड में है। परंपरागत तो कोई भी पढ़ रहा है। जैसे अब देखो हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में बच्चे परेशान होते हैं, सर ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। भाई अगर इसकी इंपॉर्टेंस होती तो एक लाइन में नहीं लिखता। उसने लिखा हुआ है 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप पढ़ रहे हो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस। वो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि 19 और 20 सेंचुरी के सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट बता दीजिए, रिफॉर्म्स बता दीजिए। इनमें भी जो छुपे हुए नाम है ना, जिनको हमने तवज्जो नहीं दी इतिहास में, आप उन पे अच्छा फोकस कर लीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, पूरी कहानी देखो। मध्य प्रदेश का भूगोल, भाई लगातार सवाल आ रहे हैं कि जो क्लाइमेट है ना, उल्टे सीधे सवाल आते हैं, वन से उल्टे सीधे सवाल आते हैं, नदियों से क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, वन्य जीवों से क्वेश्चन आ ही जाता है। मिनरल, कौन सा मिनरल कहाँ प्रोडक्शन होता है, ध्यान दीजिए। कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है। हम बेसिक पढ़ने के चक्कर में जो ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड को भूल जाते हैं। जैसे जियो है, देखो बच्चा पार्टी, अब इतना सारा लिखा हुआ है ना, देखो पर्वत सवाल आता है, महासागर सवाल यहाँ पे आता है, फिर जैसे वन है नहीं पढ़ने, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लो हो जाएगा। खनिज संपदा बेसिक नहीं पढ़ो, प्रोडक्शन और रैंकिंग पढ़ लो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, इनकी लिस्ट बनाओ, सारे के सारे याद करो। तो जहां ट्रेंड जा रहा है उस ट्रेंड पे फोकस करिए, सिलेक्शन आपका होगा। आपकी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए हम लोगों ने देखो 2 बैच आपके लिए लॉन्च किए, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सको। इसके लिए 2 बैच हैं। एक तो है हमारा आक्रोश बैच, आक्रोश जो ऐप पे चलने वाला है, और ये 20 सितंबर से शुरू होगा। यहाँ हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पूरा सिलेबस, और इसमें प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से एक हमारा जो बैच है ये है सफलता।
ये जो सफलता बैच है ना सर, ये यूट्यूब पे चलेगा। इसमें हम आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे और इन सिलेक्टेड टॉपिक के साथ में यहाँ आपको हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं एमसीक्यू। तो आप इन दोनों में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं। लास्ट में आपसे फिर वही बोलूँगा, देखो मंजिलें मुकम्मल हो ही जाती हैं अक्सर उन्हें जो घर से निकल जाते हैं। आपने एक बहुत फेमस शायरी सुनी होगी कि मंजिल तो मुकम्मल हो ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। इस तरीके की शायरी है, इस पे आप अमल कीजिए, मिलता है, सब कुछ मुकम्मल होता है अगर बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो। ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगता है आप उस पर काम कीजिए। अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, वो है रिजल्ट फेवर में आना चाहिए, और आ जाते हैं अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं। चलिए फिर करते हैं मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें।